नारेशन, ठीक ना। तो आज हम लोगों को देखना है नारेशन के बारे में। चलिए देखिए, नारेशन को एक और नाम से जाना जाता है। नारेशन को स्पीच भी बोलते हैं, ठीक ना। और स्पीच का मतलब क्या होता है? बातचीत करना। बात, स्पीच का मतलब होता है बात। इसको अगर हिंदी में बोलेंगे तो स्पीच का मतलब होता है बात, ठीक है ना। और देखिए, नारेशन को मुख्यतः हम लोग स्पीच के नाम से जानते हैं। और यह स्पीच जो होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। पहला है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट मतलब क्या होता है? सीधे, जब हम किसी से बात करते हैं, डायरेक्ट बात करते हैं, सीधे बात करते हैं, तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। हम उसे जो बोले उसी के मुंह में जो बोलते हैं वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और इनडायरेक्ट का मतलब होता है कि जब हम किसी से बात कर रहे हैं, ठीक ना, तो डायरेक्ट उसके मुंह पे ना बोल करके, मतलब कि जिस हम किसी को बोलते हैं और वो हमारी बातों को किसी दूसरे से बोलता है तो होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक ना। तो डायरेक्ट जो होता है, इसमें जो वक्ता होता है, बोलने वाला होता है, जो कुछ भी बोल देता है उसी के शब्दों को लिख दिया जाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच में जैसे हम लोग आते हैं तो जो वक्ता है, जो बोलने वाला होता है, उनके बातों को डायरेक्ट उसी के शब्दों में न बोल करके उसके अर्थ में बिना किसी परिवर्तन लाए उसको बोला जाता है दूसरे माध्यम से। अर्थ में कोई बदलाव नहीं होगा, बस बोलने का तरीका जो होता है वो बदल जाता है, वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि राम मुझसे कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूं। राम क्या कहता है? मैं तुम्हारा मित्र। तो ये राम जो है ना, राम किससे बोला? मुझसे बोला। राम मुझसे बोला। और राम जो शब्द बोलता है उसी को यहाँ पर लिख दिया गया। राम क्या बोला था? कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। तो ये हमारा हुआ डायरेक्ट स्पीच। अब इस डायरेक्ट स्पीच को हमें इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? तो इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखने के लिए हम लोग यहां लिखते हैं इसी का कि राम मुझसे कहता है कि वह मेरा मित्र है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे समझना है, यहाँ पे वक्ता का कथन है। वक्ता जो चीज बोला था उसको सेम टू सेम लिख दिया गया था, उसमें किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया था। राम का कथन है, राम बोला था कि मैं तुम्हारा मित्र हूं। लेकिन दूसरे वाक्य में जैसे हम लोग आते हैं तो यहाँ पर क्या है? राम के जो कथन को, जो वक्ता का कथन है, उसके कथन को बदल दिया गया है। और उसने क्या बोला था इस चीज को दर्शाया गया कि उसने बोला था वह मेरा मित्र है। तो यही होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। इसको हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर कोई एक पिता है, ठीक ना, एक फादर है, वह बाजार जाता है। फादर, बढ़िया समझना, बाजार जाता है और उसके एक डॉटर है और एक सन है, ठीक। एक डॉटर है और एक सन है। पिताजी बाजार गए और वहां से खरीद कर लाए लड़की के लिए, अपनी बेटी के लिए एक डॉल लेके आते हैं, गुड़िया खरीद के आते हैं, ठीक ना। तो पिताजी ने क्या बोला? अपने बेटी से बोलता है पिताजी कि देखो यह तुम्हारे लिए गुड़िया है। या पिताजी क्या बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक गुड़िया खरीद कर लाया हूं। तो वो लड़की अब कहाँ जाती है? अपने भाई के पास जाती है और जाकर के बोलती है पिताजी मुझसे कहे कि वह मेरे लिए एक गुड़िया खरीद कर लाए हैं, ठीक ना। यहाँ पर बोलने का तरीका अलग हो रहा है और यहाँ पर बोलने का तरीका अलग हो रहा है। बात दोनों का सेम है लेकिन बोलने का तरीका बस चेंज हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट, जहाँ पे अपने बातों को सीधे, जो वक्ता होता है जो बोलता है उसके बातों को जब सीधे लिखा जाता है, सीधी तौर से बोला जाता है उसी के शब्दों में, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न बोल करके उसका एक आशय या सारांश बतलाया जाता है बिना उसके
अर्थ में परिवर्तन लाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच था, राम मुझसे कहता है मैं तुम्हारा मित्र हूं। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या है इसका, राम मुझसे कहता है कि वह मेरा मित्र है। अब इसको हमें क्या करना है, जैसे कि हिंदी में था, इसको हम इंग्लिश में बनाए हुए थे, ठीक ना। इसको इंग्लिश में बनाए हुए थे कि राम सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड। तो इसके नियम होते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, इसके कुछ नियम होते हैं। उस नियम के बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे बहुत जल्दी। अब मान के चलिए कि इसको हम बदलते हैं, तो देखिए इसमें कुछ चेंजिंग होते हैं, उन सभी चेंजिंग के बारे में आगे पढ़ना है, तब तक हम समझ लेते हैं कि इसको कैसे बनाया जाता है। तो इसको जैसे हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, तो राम को यहाँ पे राम लिखते हैं, ठीक ना। राम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेज के जगह पे हम लिखते हैं टेल्स। उसके बाद मी, टू को हटा दिया जाता है, या टू जो है हटा देता है, और से को टेल क्यों लिख दिया गया, इसके भी बारे में हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक ना। राम टेल्स मी, उसके बाद यहाँ पर एक चीज जोड़ दिया जाता है दैट, दैट वह मेरा मित्र है, तो ही इज माई फ्रेंड। देखिए किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आगे जो स्पीच होता है ना, जो स्पीच डायरेक्ट में होता है, जो डायरेक्ट स्पीच होता है, हेलो समझ लो, पढ़ लियो तो इसका मतलब नहीं कि थोड़ा सा अभी समझोगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। चलिए हम लोगों को देखना है यहाँ पे कि जो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस होता है उसको तीन भागों में बांटा गया। उसमें तीन चीजें जो होती है हमको ध्यान देने वाली तीन चीजें होती है, ठीक ना। और उन तीन चीजों के बारे में हम लोगों को समझना है, जिसमें पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। ये पूरे सेंटेंस, इस सेंटेंस को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। द टीचर सेड टू मी यू आर अ गुड स्टूडेंट। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद इस सेंटेंस में तीन चीजें छिपी हुई है, जिसमें पहला है रिपोर्टिंग वर्ब। अब इस पूरे वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, ठीक ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब देखिए, इसका परिभाषा अगर समझा जाए तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर, ठीक, इन्वर्टेड कोमा के बाद देखिए ये है इन्वर्टेड कोमा, ये यानी कि यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है यू आर अ गुड स्टूडेंट। ये जो सेंटेंस है, यह सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का परिभाषा, ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, तो इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक सेंटेंस दिया हुआ है। इस सेंटेंस को देखिए, द टीचर सेड टू मी, यह सेंटेंस क्या है, इन्वर्टेड कोमा के बाहर है। तो इसमें इस सेंटेंस में जो वर्ब होता है उसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इसमें वर्ब देखिए क्या है, शेड। शेड मीन्स कहना, यह वर्ब है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यही हमारा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब। इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। अब रिपोर्टिंग वर्ब समझ गए, यानी कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर एक सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस का जो मेन वर्ब होता है उस वर्ब को हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के नाम से जानते हैं, ठीक ना। अगला दूसरे नंबर पे ये रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक ना। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, एक टॉपिक दिया है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं, तो ये रिपोर्टेड स्पीच देखिए, इसका डिफिनीशन जो होता है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस को हम लोग रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो इन्वर्टेड कोमा देखिए, यहाँ यू से शुरू होता है और स्टूडेंट तक आता है, ये इन्वर्टेड कोमा यहाँ पे ये बंद हो गया है। तो इस पूरे सेंटेंस को यू आर ए गुड स्टूडेंट, इस पूरे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। यह पूरा सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच है। और अगला देखिए वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यह पूरे रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब को हम लोग वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। देखिए यू आर अ गुड स्टूडेंट, इस
सेंटेंस में वर्ब क्या है? वर्ब है आर। आर को हम लोग एनामोलस वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सिलरी वर्ब, सॉरी क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब या फिर एक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, ठीक ना। ये आर को, तो इस आर को ही हम लोग बोलते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, तो अब हम लोगों को इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलना है। तो हमको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए इन्हीं तीन चीजों के बारे में जानना होता है। कौन कौन चीजें हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इन तीनों के बारे में जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि इन्हीं तीनों चीजों में क्या होता है? चेंजिंग होता है, बदलाव होता है। इन्हीं तीनों चीजों में बदलाव करके हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदल सकते हैं, आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। चलिए, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है नोट करके। सबसे पहले हम लोग को जानना है कि ये नोट मीन्स क्या होता है। नोट मीन्स होता है कुछ ध्यान देने योग्य बातें, यानी कि जब हम स्पीच को बदलते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, जब जैसे ही हम स्पीच को बदलते हैं तो हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है और उन चीजों के बारे में अभी हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो देखिए यहाँ पे दिया है राम सेज आई एम ए स्टूडेंट। ठीक, इससे पहले जब मैंने एक एग्जाम्पल दिया था तो सेज को मैंने टेल में बदला था ना जी। लेकिन यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको अब हम लोग इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। डायरेक्ट से यह डायरेक्ट वाक्य है, राम सेज आई एम ए स्टूडेंट। अब इसको हमको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो कैसे बनाएंगे? राम सेज। देखिए इन्वर्टेड कोमा जो है ना, ये इन्वर्टेड कोमा और कोमा के बदले यहाँ पर दैट लगाया जाता है। राम सेज दैट आई, आई मतलब सब्जेक्ट अनुसार, यानी कि ही इज अ स्टूडेंट। थोड़ा सा समझना है, ये आई के जगह पर ही कैसे आ गया, इसके लिए मैं आगे रूल बतलाऊंगा। बस हमको यहाँ पर ये चीज को ध्यान देना है कि राम लिखने के बाद मैं यहाँ पर सेज नहीं लिखा। और दूसरे सेंटेंस में देखिएगा, यहाँ पे राम सेज टू मी है ना, इसको हम बदलेंगे राम टेल्स मी दैट। ठीक, बस हमको अभी इतना ही समझना है। यहाँ पे हमारा था राम सेज, यहाँ पर भी सेज था, यहाँ पर भी हमने सेज लिख दिया, जबकि यहाँ पर सेज था, यहाँ पर टेल्स लिखा गया। तो सेज को ऊपर वाले सेंटेंस में, इस एक नंबर सेंटेंस में सेज को सेज क्यों लिखा गया और नीचे वाले सेंटेंस में इस सेज के जगह पर टेल्स क्यों लिखा गया, इसके पीछे एक कारण है जो हमें समझना है। तो देखिए इस रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान से देखिए, रिपोर्टेड स्पीच बोले कि ये रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान से देखिए इसमें, ठीक ना। इस सेंटेंस को जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें राम सेज, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा है। ऑब्जेक्ट जुड़ा है? नहीं जुड़ा है। तो जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं जुड़ा हुआ होगा रिपोर्टिंग वर्ब के साथ, तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब जैसा होता है सेम वैसे ही उसको हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ पर सेज को सेज लिखा गया है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में देखिए, राम सेज टू मी, रिपोर्टिंग वर्ब के साथ मी ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक ना। और यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही इसमें ऑब्जेक्ट जुड़ गया, इस सेज को हम टेल्स में बदल देते हैं। अगर सेड रहता सेड तो किस में बदलते? टोल्ड में बदलते, ठीक ना। यहाँ पर सेज था तो टेल्स में बदल दिए। बस इतना ही अंतर है कि जब ऑब्जेक्ट नहीं लगा हो तो उसको सेम लिखते हैं, और जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जुड़ा हो तो उस सेज को टेल्स में बदल देते हैं। से और टेल दोनों का अर्थ एक ही चीज होता है, बोलना अथवा कहना, लेकिन यहाँ पर चेंजिंग इसके कारण से होता है। उसके बाद से यह आई है तो आई को बदल देते हैं ही के साथ इज अ स्टूडेंट। ठीक, यह पहला हमारा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर भी देख सकते हैं दोनों को। अब हम इसके नीचे अब हम लोग आते हैं। ठीक, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ, आई शैल से टू यू। देखिए यहाँ पर भी देखिए, से के बाद ऑब्जेक्ट जुड़ा है ना जी। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है, तो इस से को हमें टेल में बदलना होगा। तो इसको बनाएंगे हम लोग, आई
शैल टेल। देखिए सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब के बाद यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है तो टेल में बदल देंगे, टेल और टू को हटा देंगे, टेल यू दैट। देखिए ये पहला नोट था, ठीक ना, पहला समझने वाली बात थी। दूसरा समझने वाली बात यह है कि जब डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है डायरेक्ट स्पीच में, अगर प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे, प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर टेंस में रहे। देखिए यहाँ पर सेज प्रेजेंट टेंस में है ना, यहाँ पर टेल्स प्रेजेंट टेंस में है, यहाँ पर शैल टेल दिखा हुआ है, शैल लग गया मतलब कि फ्यूचर टेंस है। जब यह प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हमारा रिपोर्टिंग वर्ब रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा टेंस में, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमारा प्रेजेंट टेंस में था, राम सेज दैट ही के साथ इज, देखिए एम भी प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर इसके साथ इज लगा है, यह भी प्रेजेंट टेंस है, यानी कि टेंस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होता है। सेकेंड सेंटेंस में देखिए राम सेज टू मी, सेज मतलब वर्ब 5 लगा है, मतलब कि अभी प्रेजेंट टेंस है। तो जब प्रेजेंट टेंस है तो ही के साथ इज लगेगा, आई के साथ एम लगा है तो ही के साथ इज लगेगा, यानी कि इसके भी टेंस में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं होगा। तथा तीसरे यहाँ पर एक सेंटेंस दिया हुआ है कि आई शैल से टू यू, शैल लगा हुआ है। जब शैल लगा हुआ है तो इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा वो कौन सा टेंस होगा? फ्यूचर टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच, ये जो है रिपोर्टेड स्पीच, इसके वर्ब में किसी भी प्रकार का चेंजिंग नहीं होगा। यानी कि इसको क्या कैसे बदल सकते हैं? यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू के साथ देखिए हैव है तो हैव ही रहेगा, क्योंकि यू के साथ हैव लगता है। यू हैव अ काउ, ये हमारा हो गया, ठीक। फिर से इस सेंटेंस को समझना है, ये शैल लगा है, जब शैल या विल लगा हो तो वो फ्यूचर टेंस में वो सेंटेंस होता है। तो उस कंडीशन में शैल और विल जहां लगा हो, फ्यूचर टेंस हो, तो उसके रिपोर्टिंग वर्ब अगर फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में किसी भी प्रकार का चेंज टेंस में नहीं होता है। देखिए एक लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, ये द टीचर सेड टू मी। यहां पर देखिए रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? सेड। रिपोर्टिंग वर्ब सेड, सेड है ना। सेड कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट हुआ कि पास्ट हुआ कि फ्यूचर हुआ? सेड पास्ट टेंस हुआ, सेड हुआ पास्ट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है, रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होता है? पास्ट टेंस में होता है। तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब होते हैं इसमें भी बदलाव होता है, इसके टेंस में बदलाव होगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग, ये डायरेक्ट में दिया है, इसको हम लोग इनडायरेक्ट में लिख करके समझते हैं। जैसे द टीचर सेड टू मी, देखिए ऑब्जेक्ट लगा हुआ इसके साथ, ये रिपोर्टिंग वर्ब, पहला चीज तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और इसके साथ क्या लगा है? ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो इसको हम बनाएंगे द टीचर, ये सेड को टोल्ड में बदल देंगे, ठीक। यह भी वर्ब टू है और टेल का वर्ब टू टोल्ड, यह भी वर्ब टू है, ठीक ना। द टीचर टोल्ड, टू को हटा देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं मी, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा के बदले हम लोग लगाते हैं दैट यू, सेकेंड पर्सन किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। आई के बाद हम यहाँ पर एम लिखेंगे तो यह हो जाएगा गलत। कैसे गलत हो जाएगा? जैसे कि मैं यहाँ पर आई के साथ एम लिख दिया था, ही के साथ इज लिख दिया था, यू के साथ हैव लिखा था, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर हमको एम लिखने की अनुमति क्यों नहीं मिल रही है? क्योंकि इसके पीछे कारण यह है कि जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के जो वर्ब होते हैं वो भी पास्ट टेंस में चला जाता है। यानी कि अब आई के साथ एम न लगा करके हम क्या लगाएंगे? वाज लगाएंगे। आई वाज अ गुड बॉय, ये ऐसे होता है, ठीक ना। इतना समझ में आया। और इसको समझने के बाद अब हम लोग चलते हैं रूल में। इसके कुछ नियम हैं, उस नियम के बारे में हम लोग अब
एक एक करके चर्चा करेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कौन कौन से नियम आते हैं, ठीक ना। इसके लिए 3 नियम होते हैं, समझ लीजिए। जिसमें पहला नियम है चेंज ऑफ पर्सन, उसके पर्सन में बदलाव करके हम उसको चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। दूसरा नियम है चेंज ऑफ टेंस, टेंस में बदलाव करके हम लोग इसको बदल सकते हैं। और तीसरा नियम है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये 3 नियम जो है हम लोग अब एक एक करके चर्चा करना शुरू कर देंगे।